Today I teach you reflection of light in physics. फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे. टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. मतलब प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं. पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे नियमित परावर्तन क्या होता है. जब प्रकाश किसी चिकने सतह पे पड़ता है, प्लेन सरफेस पे पड़ता है, तो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो एक दूसरे के समांतर जाती है. मेरा तात्पर्य चिकने सतह की मतलब वो सतह पॉलिश युक्त हो अथवा चिकना हो. जैसे कि हम ऐसे प्लेन सरफेस हो, जैसे आपका मिरर है, प्लेन मिरर है, अथवा माइका भी चिकना सतह मान सकते हैं हम आप लोग. इसमें जब प्रकाश पड़ेगा ऐसे, इधर से अगर प्रकाश गिरेगी ऐसे, जब इसका परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल जाएगा. इस तरह से ऐसे. इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं. नियमित परावर्तन. इसके मतलब जब प्रकाश किरण किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात एक किरणें एक दूसरे के समांतर चली जाती है. इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं. दूसरा है अनियमित परावर्तन. अनियमित परावर्तन ये होता है जब ये सरफेस हो, चिकना न हो, रफ सरफेस हो, खुरदुरा सरफेस हो, इस तरह से हो, ऐसे. इसमें मान लीजिए ऐसे प्रकाश पड़ा तो इधर चला जाएगा, ऐसे पड़ा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे है तो ऐसे चला जाएगा. मतलब इसका जो अपवर्तन, प्रकाश इस सतह पर गिरने के बाद जब इसका परावर्तन होता है तो ये एक दूसरे के समांतर न जाकर विभिन्न डायरेक्शन में जाता है. इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. तो इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन. ऐसा ये जो सतह होता है, जब खुरदुरा होता है, इस सतह पे जब प्रकाश पड़ती है तब ये अनियमित परावर्तन होता है. अनियमित परावर्तन से दैनिक जीवन बहुत ज्यादा दूर है. एक हम लोग खिड़की इस रूम में पढ़ा रहे हैं, हम आप लोग बैठे हैं, दिन में उजाला कैसे होता है? अगर आपके अगल बगल का सतह चिकना न हो, रफ सतह ना हो, अगर प्लेन रहता तो इस रूम में दिन में भी अंधेरा रहता, प्रकाश नहीं आ पाता. खुरदुरा सतह की वजह से रफ सतह की वजह से प्रकाश पड़ता है और विभिन्न डायरेक्शन में परावर्तन होकर खिड़की के रास्ते से इस रूम में आता है प्रकाश. इसका ये भी यूजेज है जिसे हम खिड़की में ग्लास लगाते हैं. एक ग्लास अगर हम रफ ग्लास है, रफ मतलब खुरदुरा ग्लास को इसको मशीन के द्वारा हम रफ कर दें, उस प्रकार ग्लास लगाएं, जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश के परावर्तन विभिन्न डायरेक्शन में करेगा, एक डायरेक्शन नहीं करेगा. इस तरह से जो रूम में प्रकाश आएगी, हल्का प्रकाश आएगी. वही अगर रफ न होकर यहाँ पर हम कोई मिरर लगा दें, प्लेन मिरर लगा दें, थोड़ा चिकना से लगा दें, उसमें प्रकाश पड़ता तो पूरी तरह से रूम में प्रकाश आ जाता. और इसका यूज है, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर के जो पेपर बने होते हैं खुरदुरा होता है और बहुत उसका पेपर खराब क्वालिटी का होता है. इसका कारण है कि खुरदुरा पेपर पे जो छपाई होती है, छोटे छोटे हम छपाई हो तो उसको स्पष्ट हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस पर जो परावर्तन प्रकाश का होगा अनियमित होगा, चारों दिशा में होगा. वही अगर प्लेन पेपर रहता, चिकना होता, तो छोटा लिखने पे आंख में ज्यादा लाइट पड़ती है, हमें पढ़ने में परेशानी ज्यादा होती है. राइट. अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज, प्रतिबिंब. प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं. जैसा कि मान लो नियमित परावर्तन है या अनियमित परावर्तन है. अनियमित. चाहे तो आप इसको वीडियो को पास करके आप लोग हल्का नोट्स बनाएंगे, बाकी डिटेल में नोट्स हम आपके व्हाट्सएप पे डाल देंगे. राइट.
इमेज, प्रतिबिंब। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाला प्रकाश परावर्तन के अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पिंड है, वस्तु है, लड़का है। पिंड मेरा देखिए फिजिक्स में एक ऑब्जेक्ट होता है, पिंड होता है। पिंड का मतलब यह होता है कोई वस्तु, हम हैं, आप हैं, कापी है, किताब है, मेज है, जो भी हम देखते हैं उसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं उसको ऑब्जेक्ट आप लोग मान सकते हैं कि कोई पिंड है यहाँ पे, ऐसे ऐसे। इसको जब हम देखते हैं यहाँ से प्रकाश चलती है ऐसे ऐसे, और जब इसका परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे प्रकाश मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पहले वाले पिंड का मतलब पहले वाले बिंदु का। एक प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ये होता है, देखिए आपको मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है। आज थोड़ा आपको हल्का समझ में आएगा, क्योंकि जब हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में है कैसे मिलती है, कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है, कैसे जाती है, कैसे जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ फिलहाल आप लोग देख लो, फिर कल के क्लास में हम बताएं, जब मिरर पढ़ाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। रियल इमेज, रियल इमेज में यह होता है प्रतिबिंब जो बनता है वो मिलती है किसी बिंदु वस्तु से जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है। मान लीजिए ये दर्पण है, यहां से अगर ऐसे प्रकाश चली, यहां से ऐसे आई, ऐसे परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल गई, इसी बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण चिकने सतह को पड़ने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है, इस बिंदु को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह वास्तविक प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, इसको आप फोटो भी खींच सकते हैं और इसको आप पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब की यही विशेषता होती है कि आपको दिखाई देती है, फोटो खींच सकते हैं और इसको पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा ये उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है वास्तविक अपेक्षा। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। इसमें किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अथवा परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ बिंदु मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको केवल आप देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम प्लेन मिरर आपको दे दें, ऐसे प्लेन मिरर आपके घर में है जिसमें आप लोग मुंह बाल झाड़ते हैं, मुंह देखते हैं, वही प्लेन मिरर, इसको आप लोग शीशा बोलते हैं। शीशे में अगर आप लोग अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, उसको फोटो भी खींच सकते हैं। लेकिन ये कहें कि उस फोटो का पर्दे पर प्राप्त कीजिए, कहीं दूर देखिए, तो उस फोटो का पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। वही अगर आपके पापा का चश्मा है, वो बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है, उसको अगर धूप में आप रखेंगे तो कुछ समय बाद अगर ऊपर नीचे करते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा हल्का प्रतिबिंब बन जाएगा आपके मेज पे, कुर्सी पे अथवा शरीर पे, जहाँ पे चाहे।
अगर बहुत मोटा बीच में शीशा है तो अगर पेपर पे आप करते हैं तो बीच में जलने भी लगेगा, मतलब वो बिंब पर्दे को प्राप्त होता है, इसीलिए उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है ना, रियल और वर्चुअल में यही अंतर होता है। रियल को हम पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं, वर्चुअल को पर्दे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब है दर्पण, हम लोग पढ़ेंगे मिरर। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक स्फेरिकल दर्पण होता है। समतल मतलब यदि कोई शीशा हो, चिकना शीशा हो, ग्लास हो, वो प्लेन हो ऐसे, इसके एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश का जिक्र हमेशा आता है। पॉलिश ऐसे किया जाता है, इसके नीचे चांदी की कलई करते हैं, फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की कलई कर देते हैं। रेड ऑक्साइड आप लोग देखे होंगे, अगर शीशा आप लोग पीछे से खोलेंगे तो रेड कलर का ऊपर से कुछ केमिकल लगा होता है, ऊपर से रेड होता है और नीचे से वो चांदी जैसा चमकता है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। तो जो चांदी जैसे अंदर चमकता है वो सिल्वर होता है, और जो ऊपर से उस पर कलई की गई होती है, पॉलिश की गई होती है, वो रेड ऑक्साइड होता है। और इसका जो सतह, प्राकृतिक सतह होता है, चिकना होता है, समतल होता है। इस प्रकार का जो मिरर बनता है उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। इस पे अगर प्रकाश पड़ता है या जिस मार्ग से प्रकाश आता है वैसे ही वो परावर्तित हो जाता है। अथवा अगर किसी एंगल पर प्रकाश अगर एक दूसरे के समांतर आ रहा है, एक दूसरे के समांतर परावर्तित होगा, अथवा किसी एंगल पर आ रहा है तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से परावर्तित होगा। या आपतित किरण, परावर्तित किरण, विलंब तीनों एक तल पे होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन के नियम को पालन करते हैं। ये समतल दर्पण की कुछ विशेषता होती है, वो विशेषता क्या है? समतल दर्पण में जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बनता है। इसके मतलब समतल दर्पण से आप 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो समतल दर्पण के अंदर 1 मीटर दूरी पर आपको प्रतिबिंब बनेगा। अगर समतल दर्पण के एकदम पास चले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब एकदम पास बनेगा। अगर उसे आप टच कर लेते हैं तो उधर से प्रतिबिंब आपको टच कर देगा। ओके, दूसरी इसकी विशेषता होती है कि जितना आपकी हाइट होगी, समतल दर्पण की हाइट उसकी आधी होनी चाहिए। मतलब अगर 1 मीटर के हैं, मतलब 1 मीटर लंबी वस्तु को देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण की जो हाइट होनी चाहिए आधे मीटर होनी चाहिए। मतलब आधे मीटर में आप अपना पूरा शरीर देख सकते हैं, पूरे वस्तु को आप उसमें देख सकते हैं। राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जैसा नाम से विदित है, गोलाकार होता है। मतलब एक सबसे पहले गोला ले लें, गोलाकार कोई भी ले लें, इस गोले के एक भाग को ऐसे काटें, ऐसे इसको काट कर ऐसे बाहर कर लें। मतलब मान लीजिए आप गोलाकार चमकीला गोला लिए ऐसे, और उस गोले के एक भाग को ऐसे काट कर बाहर कर लिए ऐसे। इस गोले को मान लीजिए केंद्र सी है एक, ठीक है। इसके भाग को अगर काटेंगे आप लोग तो इस तरह से मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इस तरह से, इस तरह से मिलेगा। यही कटा हुआ भाग में आना है, ये वाला कटा हुआ भाग जो है ये वाला यहाँ है, ठीक है। ये पूरी तरह से चिकना होता है। अब इसको पॉलिश दो प्रकार से किया जा सकता है। एक पॉलिश हम बाहर कर दें, ऐसे कर, इस तरह से यहाँ पे कर दें। ध्यान देंगे, गोला का एक भाग यहाँ काट कर यहाँ लाए, एक तरह से इसको पॉलिश करेंगे, ऊपर से ऐसे करेंगे, ऐसे। अगर ऐसे नहीं करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं करना चाहे तो दबे हुए भाग अंदर कर सकते हैं, और किस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि
यहाँ और यहाँ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निगलेक्टेड एरिया है, यहाँ पे करने से कोई मतलब नहीं। या तो आप इसके उभरे हुए भाग पर कलई करेंगे अथवा दबे हुए भाग पर कलई करेंगे। दो ही प्रकार से इस पे आप पॉलिश कर सकते हैं। यदि पॉलिश आप लोग इस या तो उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं अथवा इस दबे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ उभरे हुए भाग पर पॉलिश हुआ है, यहाँ दबे हुए भाग पर पॉलिश हुआ है। यदि उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे, इसका परावर्तक तल जो होगा दबा हुआ भाग होगा। ऐसे इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखेंगे परीक्षा में आता है उत्तल और अवतल दर्पण में डिफरेंस। अगर हम उभरे हुए तल पे पॉलिश करते हैं तो दबा हुआ तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, और इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। राइट। यदि दबे हुए तल पे पॉलिश करते हैं तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? उभरे हुए तल से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है। देखिए पुनः स्फेरिकल मिरर एक बार बता दे रहे हैं। स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण को कहते हैं, वह दर्पण जो गोलाकार हो। किसी गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। मतलब कोई एक गोला ऐसे ले ले, इस गोले का कुछ भाग काट दे, इसको अलग कर दे, यहाँ किए हैं, और इसको पॉलिश कर दें। अगर उभरे हुए भाग पे पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण बनेगा, दबे हुए भाग पे पॉलिश करेंगे तो उत्तल दर्पण बनेगा। इस प्रकार से हम लोग गोली दर्पण बनाते हैं। गोली दर्पण में कुछ परिभाषाएं हैं, पहले इसमें कुछ देख लेते हैं। प्रश्न इसमें है, प्रश्न यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये बताएं ना। दैनिक जीवन में आप इस दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे, ना इस दर्पण का करेंगे। गोली दर्पण में हम लोग हमेशा समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का। दूसरा आपका प्रश्न है कि 160 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यक अधिकतम लंबाई कितनी होगी? अभी बताया कि कितनी लंबाई की वस्तु होती है, दर्पण की लंबाई क्या होता है? उसकी आधी होती है। अगर 160 से भी तो कोई मनुष्य है तो दर्पण की ऊंचाई 160 के आधा हो जाएगी। ये हो जाएगा 80 सेमी। मतलब दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगा? 80 सेमी हो जाएगा। बाकी तो कल हम आप लोगों को बता दिए थे। प्रश्न भेजेंगे, आप लोग उसको देख कर करेंगे, जो नहीं आएगा हम बता देंगे। अब इसमें देखिए, दर्पण का सब दर्पण कहीं भी हम लिखेंगे गोली दर्पण आपको मानेंगे। अब यहाँ से गोली स्फेरिकल मिरर ही हम लोग कोर्स में है, बार बार आप लोगों ने कहेंगे दर्पण कौन सा है, क्योंकि तीन प्रकार के दो प्रकार के दर्पण बता दिए थे, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर। हम लोग जो इस किताब में पढ़ेंगे केवल स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर नहीं पढ़ेंगे। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लो जैसे हम ये दर्पण लिए, यही मेरा दर्पण है। ऐसे ऊपर कलई की हुई है, नीचे का भाग दबा हुआ है। इसको तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा दर्पण होगा? ये दर्पण होगा अवतल दर्पण। ऐसे इसकी परिभाषा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा। ये गोलीय दर्पण किस गोले का भाग है? इस गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
तो मान लीजिए कि कोई ये गोला बनाए होंगे, इसका एक केंद्र होगा ऐसे, ठीक है। इस केंद्र को हम गोलीय दर्पण, जिस गोले का भाग है इसके केंद्र को हम गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस भाग के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उस एकदम पॉइंट में लेंगे, मध्य में लेंगे, यही जो इसका मध्य बिंदु है यही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अवतल उत्तल दोनों के लिए होगा। मान लो अगर ऐसे हम करते हैं, ऐसे ए जो होगा P के पोल होगा, इसी को P करते हैं, मतलब इसका एक मध्य बिंदु है, ठीक है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि गोलीय दर्पण जो हम बनाए इसी गोले का भाग है, ऐसे ऐसे, अथवा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। अब जो गोला हम बनाए हैं इसका कोई केंद्र होगा। मान लीजिए आप लोग गोला ड्रा करते हैं, कोई केंद्र मान करके, इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसको यही रेडियस लेकर आप लोग गोला ड्रा करते हो, वृत्त ड्रा करते हो। गोला भी है तो उसमें भी रेडियस होगा। अगर 5 सेमी का है, यहाँ तक अगर 5 सेमी है तो इसका जो C होगा यहाँ तक होगा, ऐसे P को हम मिला देंगे, C और P ऐसे। P क्या है, पोल है, पोला मिरर है। C क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसी दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये भी 5 सेमी, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, इसमें 5 होगी। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हमेशा C से प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ कोई अंक अपने आप से नहीं लिखेंगे, एकदम फिक्स है कि यहाँ P से C से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र के बाद आपका अगला जो पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के C और P, C मतलब वक्रता केंद्र और P मतलब पोल, दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसमें वक्रता त्रिज्या कितना होगा, अगर 5 सेमी है तो 5 सेमी होगा, ठीक है। इस बिंदु को हम वक्रता केंद्र बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम
वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक कल पढ़ कर आएंगे, इसके बाद हम लोग आगे आपको बताएंगे और इसके द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम हम बताएंगे। ओके, कुछ जो भी हम आज और कल में पढ़ाए हैं इस पे कुछ प्रश्न आप लोग से पूछ रहे हैं और कुछ समय का, कुछ सेकंड का हम समय देंगे, आप लोग खुद बोलेंगे। पहला प्रश्न है कि दीप्त प्रकाश स्रोत है, 3 ऑप्शन है, कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा। कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? विद्युत बल्ब है। चंद्रमा नहीं है क्योंकि चंद्रमा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित है। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज है। अभिसारी एक दिया है, एक दिया है अभिसारी। एक ए है। अभिसारी कौन है? कल बताया था, थोड़ा फिगर में देख के आप इसको करेक्ट करेंगे। अगला जो है परावर्तन का नियम कौन कौन से दो हैं? कल बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला आपके प्रश्न है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? प्लेन मिरर नहीं लेंगे हम, स्फेरिकल मिरर लेंगे। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? गोली दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। राइट। अब अगला प्रश्न आपके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर यही होता है कि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। राइट, ये सब आपको नोट्स पे लिखना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के गुण लिखिए। जैसा कल बताए थे हम प्रकाश के गुण, उसमें से